नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर लखनऊ से है। सक्रिय क्षय रोगी खोजी अभियान का शुभारंभ। सीएम योगी ने किया अभियान का शुभारंभ। विशेष टीकाकरण और पीएम जन आरोग्य योजना का गोल्डन कार्ड किया वितरित। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के नवनिर्मित कल्चर एंड डीएसटी लैब का भी लोकार्पण किया। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम प्रचार प्रसार सामग्री का भी लोकार्पण किया। 5 कालिदास मार्ग सेम आवास से किया कार्यक्रम का शुभारंभ। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कोरोना के खिलाफ भी इस लड़ाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ जो समय समय पर एक सामान्य नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़े हुए वे महत्वपूर्ण अभियान और कार्यक्रम हैं, उन्हें भी हम उसी सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज प्रदेश के 29 जनपदों में जो सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान है, उस कार्यक्रम का हम शुभारंभ कर रहे हैं। साथ साथ प्रदेश में यद्यपि टीकाकरण का अभियान कोरोना कालखंड में भी चला था, लेकिन एक विशेष अभियान, क्योंकि हम लोगों ने जो कोरोना के दौरान जो 5 हाई रिस्क कैटेगरी तय की थी, उसमें छोटे बच्चों को भी, उसमें 10 वर्ष से नीचे के बच्चों को भी रखा था। तो बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को नियमित टीकाकरण के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने में विफल रहे हैं, और उसी को ध्यान में रख करके कि पहले सप्ताह में 2 दिन ये अभियान चलता था, और उस अभियान के साथ अब हम लोगों ने एक अतिरिक्त दिन सोमवार को भी जोड़ा है। ये हमारे लिए विशेष टीकाकरण और पीएम जन आरोग्य योजना का गोल्डन कार्ड वितरित किया गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के नवनिर्मित कल्चर और डीएसटी लैब का भी लोकार्पण किया गया। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम प्रचार प्रसार सामग्री का भी लोकार्पण किया गया। 5 कालिदास मार्ग सीएम आवास से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सक्रिय क्षय रोगी खोजी अभियान का शुभारंभ। खबर लखनऊ से है, जहां टीम 11 की बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को दिए निर्देश। प्रदेश में अब तक कोरोना के 1.5 करोड़ टेस्ट हुए हैं। देश में सबसे ज्यादा कोरोना टेस्ट यूपी में ही हुए हैं। कोरोना की जागरूकता के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करें। कोरोना के खिलाफ पूरी सतर्कता और सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। त्योहारों को देखते हुए कोरोना के प्रति सतर्कता बरतना बहुत आवश्यक। लखनऊ में कोरोना पर प्रभावी अंकुश के लिए रणनीति बनाएं। राजधानी में डेंगू के प्रसार को रोकने के लिए सफाई अभियान सक्रियता से चलाएं। एंटी लार्वा छिड़काव और फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए। डेंगू और संचारी रोगों के नियंत्रण के लिए कार्रवाई तेजी से हो। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए लोगों को एसएमएस से भी जागरूक किया जाए। सीएम योगी ने टीम 11 के साथ बैठक के दौरान में ये तमाम बातें कही है। ये निर्देशित अधिकारियों को किया है। कोरोना की जागरूकता के लिए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करें। लोगों को मैसेजेस के जरिए भी अवेयर किया जाए। हाथरस के देवीनगर में बदमाशों का आतंक। खेत पर काम कर रहे युवक को मारी गोली। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। खेत पर काम कर रहे युवक को गोली मार दी गई।
हाथरस के देवीनगर में बदमाशों का आतंक, खेत पर काम कर रहे युवक को गोली मारी गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। शुभम गुप्ता संवाददाता हमारे साथ है। शुभम, पूरी जानकारी चाहेंगे मामले को लेकर, क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, आपको बता दें, ये बताया जा रहा है मामला गांव हाथरस जंक्शन में देवी नगर पड़ता है, वहाँ का ये मामला है। और ये कल रात की घटना बताई जाती है कि जब ये फसल की रखवाली कर रहा था तभी कुछ लोग आए खेत पर और उसके साथ ये वारदात हुई है। फिलहाल पुलिस लगी हुई है और मुकदमा कायम कर अभियुक्त गिरफ्तारी की जा रही है। कोई अपडेट, कौन है ये लोग, किस कारण से ये गोली चलाई गई? फिलहाल पुलिस के अनुसार पुलिस जांच कर रही है। बताते हैं कोई पुराना मामला है और जो आरोपी है उनकी तलाश में लगी हुई है पुलिस। फिलहाल स्थिति पुलिस को समझने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या मामला था और क्यों अभी तक क्यों इसके ऊपर हमला किया गया है, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। चलिए, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष। एक भाई ने दूसरे भाई पर गंडासे से हमला कर दिया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और हमला करने के बाद घर जाकर फांसी लगा ली। मामला दर्ज कर जांच में जुटी है पुलिस। छपिया के धर्मदासपुर मणिकपुर गांव का मामला है। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष। कादिर अंसारी हैं सहयोगी हमारे साथ में। कादिर, मामले को लेकर कुछ खुलासा हो पाया अभी तक कि नहीं? जी, पुलिस अधिकारी पूरे मामले की जांच करेगी। जब बाद में दो भाइयों जो है खूनी संघर्ष किया, उसके बाद में एक भाई ने दूसरे भाई। बहुत शुक्रिया कादिर, अभी आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, शायद नेटवर्क की खराबी के चलते। दोबारा से प्रयास करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। हमला करने के बाद में घर पर जाकर खुद भी फांसी के फंदे से लटक गया। घायल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जमीन विवाद को लेकर दो भाइयों में खूनी संघर्ष हुआ। दूसरे भाई पर ही हमला कर दिया और खुद जाकर फांसी के फंदे पर लटक गया। छपिया के धर्मदासपुर मणिकपुर गांव का मामला है। मामला दर्ज कर पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद से खबर है, जहां प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्रीज में नहीं हो रही कार्रवाई।
प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मिली भगत का आरोप है। साहिबाबाद के टीला मोड़ क्षेत्र के फारूक नगर में फैक्ट्रीज हैं। प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की मिली भगत के आरोप हैं। इन फैक्ट्रीज के खिलाफ में कार्रवाई नहीं हो रही। साहिबाबाद के टीला मोड़ क्षेत्र के पास फारूक नगर में ये फैक्ट्रीज हैं। टीला मोड़ क्षेत्र के फारूक नगर में फैक्ट्रीज हैं। प्रदूषण फैलाने वाले इन कंपनीज के खिलाफ में इन फैक्ट्रीज के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं। हमीरपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सूबे के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने जिले के साथ सूबे के अन्य जिलों में जल्द से जल्द बेहतर स्वास्थ्य सेवा के साथ अच्छे डॉक्टर्स को उपलब्ध करवाने का वादा करते हुए डेंगू की रोकथाम को पहली प्राथमिकता के तौर पर काम करने का आश्वासन दिया। सूबे में डेंगू से हुई मौत को सिरे से नकारा और सरकारी अस्पतालों में उच्च गुणवत्ता की जांच मशीनें उपलब्ध कराने की बात भी इस दौरान उनकी ओर से कही गई। एक कार्यक्रम में शिरकत करने आए जयप्रताप सिंह, कैबिनेट मंत्री। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, हमीरपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा समस्या है। यहाँ पर डीएमएफ के माध्यम से अस्पताल के उच्चीकरण की बात तो रखी गई, लेकिन सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते यहाँ पर मरीज कानपुर रेफर होते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अभी हमीरपुर में भी और कई जनपदों में कोरोना के पहले की जो योजनाएं हम लोग ने बनाए थे, हर एक जिला अस्पताल को मजबूत करने के लिए, उसके अंदर आईसीयू की व्यवस्था करने के लिए, वो थोड़ा सा रुक गया है। कोरोना के काल में पूरा प्रबंधन हमारा थोड़ा सा बदल गया, बजटिंग हमारा रुक गया, मगर उसी योजना को अब हम लोग फिर लागू करेंगे। हमको लगता है मार्च के बाद से हम लोग शुरू करेंगे। तो जिस तरह के ज़िले हमीरपुर है या और भी जनपदें हैं जहाँ हमको नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए अच्छी सुविधा प्रदान करना है, और वो जिला अस्पताल प्लस नीचे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक विभिन्न उपकरणों से लेस करना, खून की जांचों के लिए एक अलग मशीन लगाना, संचारी रोग के भी मशीन लगाना, इस तरह के व्यवस्था हम लोग केंद्र सरकार के साथ मिलकर हम लोग अब उसका प्लानिंग कर रहे हैं और उसी की तरफ हम लोग आगे काम करेंगे। कोरोना काल में थोड़ा सा हम लोग का सारा काम रुक गया था, जो हमने सोचा था वो नहीं हो पा रहा था। अभी फिलहाल अभी वो सब रुका हुआ है। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, उसके लिए स्वास्थ्य विभाग कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रहा है। क्या नहीं, डेंगू का हमको सूचना मिला था और उसमें हम लोग ने टीम भी भेजा था। यहाँ से कानपुर से भी टीम आई थी और लखनऊ से भी टीम आई थी, उसको जांच किया है। अभी हमारे यहाँ लगभग 365 मरीजें डेंगू के पूरे इसमें अब तक हुआ है, अभी ये पूरा सीजन लेके, और अभी तक कोई मृत्यु तो नहीं हुआ है, मगर हम लोग इसमें सतर्क रहते हैं। जहाँ केसेस निकलते हैं उनको अब कंटेनमेंट जोन बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं। उनके घरों के अंदर जांच करके कि कहीं भी कोई साफ़ पानी कहीं फ्रिज के नीचे या कहीं ट्रे में या कूलर में या इस तरह का कहीं पड़ा हो तो उसको हम लोग चेताते हैं और उनको माने एक प्रकार का हिदायत भी देते हैं कि अपने अपने घरों में थोड़ा साफ़ रखें। डेंगू के साथ ये दिक्कत है कि वो साफ़ पानी में ही निकलता है, तो इसके लिए हम लोग सतर्क हैं। और पिछले सालों से हम लोग का डेंगू का मरीज़ भी बहुत कम हुआ है इस बार। फिर भी जो भी जहाँ निकल रहा है, हमीरपुर का हमको जानकारी भी है, कानपुर का भी है, लखनऊ का भी है और अन्य जनपदों में जहाँ जहाँ निकल रहा है हम लोग ने अपना टीम भेज के उसको पूरे सतर्कता के साथ उसका हम लोग मुकाबला किया है। ये थे कैबिनेट मंत्री जी, जिनका कहना ये है कि कोरोना काल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं का उस ढंग से नहीं हो पाया, लेकिन हमीरपुर में हो रही डेंगू की मौतों को लेकर के वो साफ नकार रहे हैं कि यहाँ पर डेंगू से कोई भी मौत नहीं हुई है, जबकि जिला प्रशासन मान रहा है कि 1 दर्जन के तकरीबन लोगों की यहाँ मृत्यु हुई है। आनंद अवस्थी, न्यूज़ 1 इंडिया, हमीरपुर। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने रविवार को हमीरपुर के मेरापुर मोहल्ला स्थित ईश चैतन्य आश्रम पहुंचकर आश्रम के संस्थापक जयवीर सिंह गौतम गुरु जी की समाधि स्थल पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद यमुना मैया के दर्शन किए और आश्रम स्थित भगवान शिव के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना करने के बाद रात रवाना हो गई। इस मौके पर उमा भारती ने बुंदेलखंड के लिए कहा कि यहाँ का शोषण बंद हो, यहाँ के लोग दिल्ली में मजदूरी करना बंद कर दें। बुंदेलखंड के लिए केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजनाएं बनी है उनका पालन हो, इनकी निगरानी मैं खुद करूंगी। बेरोजगारी दूर हो, यहाँ का शोषण बंद हो, यहाँ के लोग मजदूरी करना बंद कर दें दिल्ली में। ये दोनों तरफ के बुंदेलखंड के लिए जो भी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तरफ से योजनाएं बनी हैं उन योजनाओं का क्रियान्वयन हो,
इसकी निगरानी में यहीं हमीरपुर में यमुना किनारे बैठ के करूँगी। अभी आपको राड जाने को थे? जी, वो वहाँ पर एक हमारे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य का असामयिक निधन हुआ है और वो मेरी उम्र के थे, मेरे भाई जैसे थे, मेरे अनन्य सहयोगी थे 50 साल से, तो उन्हीं के यहाँ जा रही हूँ। हमीरपुर जिले के मेरापुर गांव में ईश चैतन्य आश्रम के संस्थापक जयवीर सिंह गौतम गुरुजी को श्रद्धांजलि देने मध्य प्रदेश पूर्व मुख्यमंत्री शनिवार की रात पहुंची हैं। गुरुजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जी राज ब्रह्मानंद महाविद्यालय के अध्यक्ष महेंद्र पाल सिंह जी को श्रद्धांजलि देने हेलीकॉप्टर से निकल चुकी हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने बुंदेलखंड के लिए कहा है कि यहाँ के शोषण होना बंद होना चाहिए और लोगों को दिल्ली में मजदूरी करना बंद कर देना चाहिए। बुंदेलखंड के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनी हैं उनका पालन हो, इसकी निगरानी मैं स्वयं करूंगी। बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य के आकस्मिक निधन पर बात करते हुए बोली कि वह मेरी ही उम्र के थे और मेरे भाई जैसे थे। हमीरपुर से अभिषेक कुमार, हमीरपुर। बिहार में दूसरे चरण का मतदान कल होने वाला है, जिसको लेकर सियासी बयानबाजियां तेज हो चुकी हैं। कांग्रेस चुनाव अभियान समिति की उपाध्यक्ष डॉक्टर विजय शर्मा ने एनडीए पर निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी ने हमेशा से ब्रह्मर्षि समाज की उपेक्षा की और बिहार चुनाव में इसकी झलक देखने को मिल रही है। हमारे एनडीए से जो ठगबंधन पार्टी है उससे हमारे ब्रह्मर्षियों का मोह भंग होने का मैं मात्र 2-3 कारण दूंगा। पहला कारण कि वर्चुअल रैली हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का गया में रैली हुआ, भागलपुर में हुआ और सासाराम में हुआ। हमारे समाज के शीर्षक नेता को कुर्सी नहीं दिया गया। जब हमने आवाज उठाया तो गिरिराज सिंह जी को मुजफ्फरपुर में इन्होंने बैठाने का काम किया। उसमें भी हमारे नेता को, क्या सीपी ठाकुर जी को हमारे समाज को राज्यपाल नहीं बनाना चाहिए था? राज्यपाल का कुर्सी खाली हम लोग बंधुआ मजदूर हैं इनके, राज्यपाल का जगह उनको कुर्सी सम्मान मिलना चाहिए था। लेकिन जैसे जिस तरह चाय से मक्खी निकाल के फेंक दिया जाता है उसी तरह हम लोग ब्रह्मर्षियों को एनडीए से आज की डेट में फेंक दिया गया। और तो और हमारे रामजतन सिंह हमारे बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, हमारे सीनियर लीडर हैं, उनको घोर अपराधी का काम किए जदयू ने। आपने बुलाया, सम्मान दिया, पार्टी में मिलवाया और निकाल के फेंक दिया। क्या हम लोग ब्रह्मर्षियों का कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है इस सरकार में? इस चलते अबरी बार एक बार तेजस्वी सरकार, महागठबंधन का सरकार और हमारे कांग्रेस के अखिलेश बाबू ने हमारे ब्रह्मर्षियों को 11 को दिया। इस चलते हम लोग क्यों नहीं आज कांग्रेसियों में जाएंगे? आज हमारा पुराना घर है कांग्रेस, हमारे बाबा थे, परबाबा थे, कांग्रेस में थे। आज हमारे पुराना घर में हम लोग महागठबंधन के और कांग्रेस की ओर आ गए, धारा प्रवाह हो गया और सरकार का बदलाव तय है। बिहार चुनाव को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पवन खेड़ा से संवाददाता पुष्कर प्रवीण ने किया खास बातचीत, देखिए। सियासी पारा काफी ऊपर चढ़ चुका है, बड़े बड़े वादे हो रहे हैं, चुनाव प्रचार हो रहे हैं, काफी आक्रामक हो रहा है। हम देख सकते हैं कि चुनाव प्रचार में काफी आक्रामकता है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव पवन खेड़ा जी। पवन जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है, जनता का मिजाज क्या लग रहा है आपको बिहार में? आप भी घूम रहे हैं बिहार, देख रहे हैं एक आंधी चल रही है, लेकिन भीड़ को देख के किसी डिसीजन पर नहीं पहुंचा जा सकता। वो आप नहीं पहुंच सकते, लेकिन भीड़ से अगर आप बात करेंगे तो बड़ा स्पष्ट है कि एक आंधी है, बदलाव की आंधी है, नौजवान नेतृत्व को चुनने की आंधी है। जनता परेशान है पिछले 15 साल की सरकार से और वो चाहती है बदलाव आए। बदलाव आएगा, लेकिन एक वादा किया जा रहा है, तेजस्वी यादव हर सभा में ये वादा कर रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। ये क्या वास्तविक में ये इम्प्लीमेंट होगा? ये चीज आप देखें, पहले ही पहला निर्णय, और हम उस पार्टी से हैं, कांग्रेस पार्टी से, जहाँ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने शपथ ली, राहुल गांधी अभी दिल्ली उतरे भी नहीं थे कि जो वादा किया था किसानों को वो पूरा किया। तो हम अपना वादा पूरा करना चाहते हैं, पूरा भरोसा दिलाते हैं तेजस्वी यादव अपना वादा पूरा करेंगे। कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका होगी? सरकार बनती है, अगर महागठबंधन की सरकार आती है तो कांग्रेस की कितनी बड़ी भूमिका होगी, या कांग्रेस एक बी टीम की तरह हो गया? यहाँ कोई ABC नहीं होता। बिहार की नौजवान के लिए जो किए गए वादे हैं उनको पूरा करने के लिए हम सब मिलकर काम करें। क्या हम ये मान के चलें कि अगर सरकार आती है तो कांग्रेस की तरफ से डिप्टी सीएम भी होगा? ये सब बातें मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा महत्व रखती है। ज़्यादा महत्व रखता है वो बात, वो कि जो वादे नौजवानों से किए जा रहे हैं वो पूरे हों।
तो ये थे पवन खेड़ा जी, जिन्होंने कि बताया कि तेजस्वी यादव जो बता रहे हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, वो पहली कलम से इंप्लीमेंट किया जाएगा। बाकी हम देखते हैं कि सरकार बनने के बाद क्या होता है और क्या स्थिति होती है, और जो वादे किए जा रहे हैं भाजपा की तरफ से, एनडीए की तरफ से या यूपीए की तरफ से, वो कितना इंप्लीमेंट होता है। कैमरामैन प्रकाश कुमार गुप्ता के साथ पुष्कर प्रवीण, न्यूज़ 1 इंडिया।